हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। और इसमें अपन देखेंगे 12-13 जुलाई को जो पेपर हुआ है आज और कल, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। मतलब ये देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करना है, आसान मेथड क्या है, या फिर जल्दी अपन सॉल्यूशन कैसे लेके आ सकते हैं। हर एक चीज को बड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहले नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि इफ ए जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। अपन को एक छोटी सी बात पता है, देखो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस लाइन से, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस तरीके का है। बाकी थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए भाई, एक्स्ट्रा नॉलेज हर एक क्वेश्चन में देते हुए चलूंगा। तो अपन को एक चीज पता है कि जैसे कि अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो अपन याद कैसे रखते हैं, एएसटीसी से याद रखते हैं अपन, ऐड शुगर टू कॉफी। यानी कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक, और ऐसे ही आगे चलता रहता है, इसमें टेन और कोट, इसमें कोस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो भाई अब जैसे फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं अपन और सॉल्यूशन पे आते हैं। यहां से अपन ने देखा साइन ए की वैल्यू निकाली, 3/7 आ गई। अब भाई ये एक्सप्रेशन मैं इसमें रख सकता हूं और इजीली मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर मेरे को जो क्वेश्चन पूछा होता उसमें टेन कोट या ऐसे कोई भी वैल्यू पूछ लेता मान लो, तो भाई अपन को उसमें परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर तो चलो दे रखा है, बेस वगैरह निकालना पड़ता। पर अभी कोसेक दे रखा है तो कुछ भी निकालने की नीड नहीं है, साइन और कोसेक तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैं डायरेक्टली वैल्यू रख दूंगा। और देखो वैल्यू रख के भी पूरा सोल्व नहीं करना है, एक चीज बताऊंगा आपको। भाई 14 इंटू कोसेक ए है, तो कोसेक ए 7/3 आ जाएगा, -9 अपॉन में 7 प्लस 10 इंटू, अब कोसेक ए आएगा तो फिर 7/3 आ गया। अब देखो एक चीज पता है मेरे को कि भाई न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लूंगा तो 3-3 ही आएगा, दोनों 3-3 कट जाएंगे। सिर्फ मैं डिनोमिनेटर को सोल्व करने की कोशिश करता हूं एक बार, तो देखो 7×3 = 21 आएगा और 70 आएगा, 70 और 21 जुड़ेंगे तो 91 आएगा। भाई 91 और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो पहला आंसर टिक कर देंगे। बाकी अगर कोई पूरा ऊपर वाला भी करना चाहता है तो देखो 14×7 = 98, 98 में से 27 घटाएंगे तो भी 71 ही आना है, आंसर पहला ही आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, एक लाइन में सोल्व हो गया। चल लेते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको चाहो तो सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो, एक बार स्किप करके चले जाओ। लेकिन अपन तो अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा है कि मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखना इतनी मतलब इतना प्लेजेंटली सॉल्व हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। भाई इसने क्या बोला कि 9/25 काम जो है वो गर्व और सर्व मिलके 18 दिन में करते हैं। तो गर्व और सर्व है, 9/25 पार्ट करते हैं अगर 18 दिन में, तो पूरा काम अगर निकालना है तो उधर जाके 25/18 गुणा हो जाता है, लेकिन अपन इतना नहीं करते, अपन डायरेक्टली काट लेते हैं। 9 से 18 को 2 बार काटा, 50 दिन में पूरा काम कर देंगे। पता चल गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आलोक अकेला इस काम को 300 दिन में कर सकता है, आलोक अकेला 300 दिन में कर सकता है। दोनों का अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, एलसीएम ले तो 300 आएगा, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अब मैं यहां से इनके एफिशिएंसीज निकाल सकता हूं। तो भाई मेरे को पता चला कि यहां से तो 6 आ गया और यहां से 1 आ गई एफिशिएंसी, ठीक है भाई। अब आगे पढ़ते हैं। इसने क्या बोला, देखो जितना बोल रहे हैं उतना मैं पढ़ के उतना पहले सॉल्व कर रहा हूं, फिर आगे जा रहा हूं। अगर आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो तो एक तो टाइम वेस्ट करते हो पढ़ने में, और फिर भूल भी जाते हो कि क्या पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए जितना पढ़ो उतना लिखते जाओ। फिर इसने क्या बोला कि इफ सर्व की जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज्यादा है आलोक से, तो भाई सर्व की और आलोक की एफिशिएंसी का रेशियो लिख लेते हैं। इसने क्या बोला, 33 से 1/3, इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है, यानी कि अगर आलोक की 3 है तो 3 से 1 ज्यादा, यानी सर्व की 4 हो जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है भाई। अब देखो अपन को तो आलोक की कितनी मिली थी, 1, इसने आलोक की कितनी दे रखी है, 3। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है, मतलब ये समझना ये लाइन को कि इसने तो मेरे को 3 दे रखा है, लेकिन मेरे आई कितनी थी, 1। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1/3 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर आलोक की एफिशिएंसी 1/3 है, तो सर्व की कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। ये सर्व की 4/3 आ गई। अब भाई सर्व की तो 4/3 है, लेकिन दोनों की 6 थी। अगर मैं 6 में से 4/3 घटा दूंगा तो गर्व की एफिशिएंसी मिल जाएगी। मैं गर्व की क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि देखो लास्ट में गर्व के बारे में पूछा है उसने क्वेश्चन में, तो भाई यहां से गर्व की एफिशिएंसी मिल गई। ये कितनी आई, 18 - 4 यानी 14/3 आ गई। मिल गया भाई, बड़ा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं लगी। अब इसने क्या पूछा है, गर्व अकेला इस काम के 7/10 पार्ट को कितने टाइम में कर देगा। बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया। अब तो भाई 300 काम करवाना है, नहीं 300 का 7/10 करवाना है। किससे करवाना है, गर्व से। घर की एफिशिएंसी तो 14/3 है, बटे 3 को ऊपर ले जाऊंगा। 7 से 14 2 बार कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 15 बार कट गया, 15×3 = 45 मेरा आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी एक चीज आप और भी देख सकते थे कि जैसे ठीक है, इजीली आंसर आ गया। चल लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे।
इसमें क्या बोला है कि आंसू और नेहा है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, 5.2 किलोमीटर का ट्रैक है। भाई ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं सर्कुलर रेस के, लीनियर रेस के। बस इनमें अपन को क्या ध्यान रखना होता है कि एक तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं, या एक दूसरी चीज कि इनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम रहे। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। भाई अपन ने सर्कुलर ट्रैक बनाया, 5.2 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ किलोमीटर में, ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेकंड में, मतलब मैं इसको भी मीटर में बदल लूंगा। 5.2 किलोमीटर का मतलब 5200 मीटर हो गया। ये तो आसान था। अब आगे चलते हैं। इसने क्या बोला, दोनों की स्पीड देखी है। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि जा रहे किधर है। भाई सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, सेम टाइम पे किया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, एक बंदा इधर जाएगा, एक बंदा इधर जाएगा। डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। आप एग्जाम में सिर्फ इतना देखोगे कि 5200 मीटर की दूरी है, सिर्फ एक लाइन में आंसर निकालना है आपको। कोशिश यही रखनी है, जितना कम लिखोगे उतना टाइम बचाओगे। भाई 5200 मीटर की दूरी थी और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। अपन को पता है जब भी दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों मिलकर दूरी को कवर करेंगे, यानी कि दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। यानी 62 + 38, या मैं यहां लिख भी देता हूं एक बार, 62 + 38, तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन भैया जी ये आंसर नहीं है। इसने क्या पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर सेकंड टाइम, दूसरी बार कब मिलेंगे। भाई ये तो पहली बार मिलने का निकाल रहे हैं अपन, दूसरी बार का निकालना है तो उसका डबल कर देंगे, इजीली हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। ये काटा, यानी 52 सेकंड पे ये पहली बार मिलेंगे यहां से यहां, लेकिन दूसरी बार कब मिलेंगे, इसका दोगुना कर दो, यानी 104 सेकंड बाद में ये दोबारा मिल जाएंगे इसी ट्रैक के ऊपर। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। फोर्थ नंबर पे चल लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि रमन ने डिपॉजिट किया है कुछ अमाउंट। भाई एक चीज और कि क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के समझने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे स्विच कर जाएंगे। तो देखो इसने क्या बोला है, और अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब पहली बार देख रहा है क्वेश्चंस को, जो पेपर नहीं देखे है, तो भाई वो पहले पॉज करके एक बार सोल्व करे, फिर ही समझने में कुछ मजा है, वरना कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। इसने क्या बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट है दो, सेकंड ईयर तब तो 5500 रुपए है और थर्ड ईयर पे 6000 रुपए है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ क्या करना है। भाई तीसरी साल और दूसरी साल का अंतर दे रखा है, मतलब एक साल का अंतर है टोटल इनका, और ये है कितना, 6000 है और 5500 है। काट लो भाई इनको डायरेक्टली। 5 से काटा मैंने 11 और 12, भाई 11 से 12 हुआ है, एक बढ़ा है कितने पे, 11 पे। परसेंटेज निकालने के लिए या तो 100 से गुणा करके सोल्व कर लो, लेकिन ये भी नहीं करना होता। 1/11 की फ्रैक्शन अपन को याद होती है, किसके लिए होता है, 9.09 के लिए होता है। तो 9.09 का मतलब इसने अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा है, तो मैं 9% आंसर कर दूंगा। बड़ा इजी था ये तो, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर मान लो यहाँ पे अंतर इनका 2 साल का होता है तो अपन स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा इजी मेथड है। ठीक है, पहले आया हुआ भी ये क्वेश्चन मैंने जब भी बहुत डिटेल से समझाया था। अब आ जाओ 5 नंबर पे। इसमें क्या बोला है कि tan a की वैल्यू दे रखी है, sec a माइनस tan a पूछ रहा है। ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, इसको पता है सोल्व करके आसान बना लो। कैसे, देखो tan a इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस 1/4x है ना, इसको सोल्व कर लो तो ये बनेगा 4x² माइनस 1/4x। अब देखो यहां से दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो भाई क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके उसका रूट लेंगे और हाइपोटेनस निकालेंगे, पर नहीं करना। अपन को ये चीज ध्यान होनी चाहिए भाई, प्रैक्टिस जब अपन बहुत ज्यादा करते हैं तो ये चीजें अपने आप मेमोराइज हो जाती हैं कि अगर परपेंडिकुलर या बेस मतलब ये दोनों साइड्स हैं तो हाइपोटेनस ऑटोमेटिकली 4x² + 1 आ जाता है। और अगर मान लो किसी को ये ध्यान नहीं है, भाई कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है या फिर किसी कोई चीजें नहीं होती है मेमोराइज, वो निकाल लो, इसका स्क्वायर करो। तो देखो ये क्या आएगा, 16x⁴ + 1 और माइनस में कितना आ जाएगा, 8x²। इसका स्क्वायर कर लो तो कितना आ जाएगा, प्लस में 16x²। दोनों को जोड़ के इसका रूट ले लेंगे अब अपन, क्योंकि मैं हाइपोटेनस निकाल रहा हूँ। हाइपोटेनस क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, इसको अपन ने सोल्व किया, 16x⁴ + 8x² और +1। अब इसका रूट लेना है, ये चीज एक्चुअली में क्या बन जाएगी, 4x² + 1 का होल स्क्वायर है ये, और इसका रूट लेना है, ये काट देंगे एक दूसरे को, तो क्या आ जाएगी मेरी हाइपोटेनस, ये आ जाएगी, इजिली निकल गई। अब जो भी इसने पूछा है वो अपन आसानी से सोल्व कर लेंगे। क्या पूछा है भाई इसने, sec a। क्या होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, कितनी बार हर हर बुला दिया अपन ने इसको। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी क्या आ जाएगा 4x² + 1 अपॉन में बेस क्या हो गया 4x, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। अब माइनस में tan a तो अपन को दे ही रखा है, 4x² - 1 अपॉन 4x। भाई इन देखो डिनोमिनेटर को सोल्व किया, बेस तो सेम है दोनों का, तो 4x से आ जाएगा। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, यही कर लेते हैं, दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो 4x² से 4x² कट गया, 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा।
2/4x को सोल्व करेंगे, 1/2x अपना आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन इजीली आंसर आ गया, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था ये वाला क्वेश्चन भी। 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर में क्या बोल रहे हैं, एक टैग प्राइस है, मतलब प्राइस टैग लगा हुआ है एक, उसके ऊपर एक सेलर जो है वो 18% का डिस्काउंट देता है और कैशबैक भी देता है 650 रुपए का, दो चीजें दे रहा है, और उसके बावजूद भी वो 20% कमा रहा है। अब देख लो कितना बढ़ा चढ़ा के प्राइस टैग लगाया होता है, ठीक है। तो पूछा क्या इसने, अगर इसने कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2400 रुपए, तो टैग प्राइस पूछ रहा है। भाई बड़ा इजी क्वेश्चन है। मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस अगर 2400 रुपए है, अब उस पे 20% का कोई इंसान प्रॉफिट कमा रहा है, तो मैं सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकता इसकी। सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है कि भाई जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर आप लाभ या हानि करवा दो। 20% की है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 पे 1 का फायदा हो रहा है, यानी 6/5 आएगा। कैसे भी कर लो, बतेरे तरीके हैं। या तो इसको अब 5/6 से, सॉरी 6/5 से गुणा कर लो, या फिर 20% का प्रॉफिट है तो 120/100 कर लो, या फिर 20% का प्रॉफिट है तो उसका 20% निकालो, तो कितना 480 आएगा, वो जोड़ दो इसमें। बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको इजी लगे वो कर लो। तो अभी तो अपन ने चलो 480 निकाल ही लिया है, तो इसमें जोड़ देते हैं, तो 2880 अपना एसपी आ जाएगा। बाकी इसको आप गुणा करके कैसे भी निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। भाई ये तो सेलिंग प्राइस आया है, उसने कैशबैक भी तो दिया है, एमआरपी पे ही कैशबैक दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस सेलिंग प्राइस में ये कैशबैक जोड़ दूं, तो अब मैं प्राइस टैग की तरफ बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। तो मैंने इसको सोल्व किया, ये कितना आया, ये आया क्या 3530, ठीक है। अब 3530 थोड़ी प्राइस टैग है, अभी तो उसने 18% का डिस्काउंट तोड़ दे रखा है। एक बार ये भी और सोल्व कर लो। तो भाई एक कोई एक्स प्राइस थी, मतलब प्राइस टैग एक्स रुपए का था, उस पर मैं 18% का डिस्काउंट देता हूं, यानी 82/100 करता हूं, तो मेरे को 3530 मिलता है। क्वेश्चन समझा रहा हूं बस मैं एक बार। फिर इस 3530 पे मैंने क्या किया, कैशबैक दे दिया 650 का, तो ये चीज मेरे को 2880 की सेलिंग प्राइस में आ गई। फिर भी उसने 20% कमाया, तो मैंने 2400 कॉस्ट प्राइस मान लिया। इतना क्लियर हो गया। अब भाई ये भी नहीं करूंगा मैं, मेरे को पता है कि 3530 रुपए मेरी प्राइस आ गई थी, अब मेरे को 18% का डिस्काउंट मिला था, तो मैं 100/82 इसमें डायरेक्टली कर दूंगा। ये भी तो चीज इधर आके 100/82 बनेगी, ये लेकिन एग्जाम में नहीं करना है, टाइम सेव करना है अपन को। भाई इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 2 से कट के 41 बन जाएगा, ये 2 से कट के 17, फिर 13 के लिए 6 और 5 बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, और पूरा सोल्व नहीं करना है, एक या दो स्टेप मतलब अपन सोल्व करेंगे, आंसर को टिक कर देंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। 41 से ये कटेगा 4 बार, कितना आएगा, 4 एकम 4, 164 आएगा। 164 से फिर बचेगा कितना, 12, यानी 125 बच जाएगा। अब भाई 125 में तो 3 बार जाएगा ना, कितना आएगा, 1 2 3, तो 2 बच जाएगा। तो भाई पूरा सोल्व नहीं करना है मेरे को सिर्फ 43 तक मैंने देख लिया, किसी भी ऑप्शन में 43 नहीं है इसके अलावा। इसमें 4 4 है, इसमें 4 5, इसमें 4 2, एक ऑप्शन में मिला, टिक कर दिया। कोई नहीं चेक करने यार आपने पूरा सोल्व किया है नहीं किया। आप इजीली इसको आंसर करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है भाई, 7 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि वीआईपी और रेगुलर कंसर्ट टिकट जो है वो 7:4 के अंदर है, इनकी प्राइसेस दे रखी हैं। तो भाई प्राइस लिखी मैंने, इधर वीआईपी की लिखी और इधर रेगुलर कंसर्ट की लिखी। ये 7:4 के अंदर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। रेशियो ऑफ वीआईपी टू द रेगुलर टिकट होल्डर इज इतना, मतलब नंबर में, ये तो प्राइस थी और ये नंबर में कितना है, 2:5 है। ये बोल रहा है टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है वो 51,000 रुपए कैलकुलेट हुआ है। तो ये पूछ रहा है अपन से कि अमाउंट रेगुलर टिकट पे कितना मिला। भाई इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक बात बताऊं, दो तरीके हैं, लेकिन एक मेथड तो अपन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। कौन से वाला, कि आप पहले जैसे इसका x और x रेशियो ले लो, इसका y और y, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लो इनका x और y, और फिर इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करो और वहां से 51,000। लेकिन ये मेथड नहीं करना है, आसान पता है क्या है, रेशियो मेथड से जाओ। भाई यहां से देखो 7 रुपए थे एक टिकट के और 2 बंदे आए तो 14 रुपए मिले। यहां से देखो 4 रुपए थे, 5 बंदे आए, 20 रुपए मिले। इनको चाहो तो काट लो, नहीं चाहते तो मत काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई टोटल मेरे को पैसा कितना मिल गया, 34 रुपए मिल गए। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी लगाएंगे अपन। 51,000 रुपए है, 34 की वैल्यू है। मेरे को चाहिए किसकी, मेरे को चाहिए कि अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम रेगुलर टिकट होल्डर। रेगुलर टिकट होल्डर से तो 20 रुपए कमाए इन्होंने, 20 की वैल्यू निकालनी है अपन को। 17 से 2 बार, 17 से 3 बार, 2 से फिर 30 को काट दो 15 बार, 15 दूनी फिर करेंगे तो 30,000 अपना आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं लगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगले पे आ जाते हैं। इफ द एरिया ऑफ बेस, हाइट एंड वॉल्यूम राइट हेक्सागोनल प्रिज्म की दे रखी है अपन को, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। मैंने एक बार पहले भी आपको, जब क्वेश्चन आया था अपने 3D मेंसुरेशन वाला,
तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि किसी भी आकृति का अगर अपन को वॉल्यूम निकालना है तो वो बेस का एरिया इनटू हाइट होता है। भाई इसने एरिया ऑफ बेस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है, दोनों को गुणा करके इजीली वॉल्यूम के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से क्या होगा, पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि बेस का एरिया इनटू अगर अपन हाइट करते हैं तो वो वॉल्यूम के बराबर आता है, हाँ या ना। तो मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा भाई। अब तो बेस का एरिया तो मेरा कितना है, 3√3x² अपॉन 2। हाइट से गुणा करना है, हाइट 20√3 आ जाएगी, बराबर वॉल्यूम के होगा, वॉल्यूम मेरी 70560 आएगी। ठीक है भाई, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो √3 और √3, 3 बन गया, 3 × 3 9 बन गया। 9 से अपन इसको काट लेते हैं, तो देखो कितना आएगा, ये 0 से ये 0 उड़ा दो पहले, है ना। अब देखो 9 से मैंने इसको काटा, 9 संते 63, 9 अठे 72 और 9 चौके 36। अब इस 2 से काट दो इसको, या फिर इस 2 से इस 2 को काट लो ना, बेटर रहेगा। तो x² 784 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। इसने मेरे से x ही पूछा था, इसलिए 28 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर ध्यान में रखना, 784 का 28 होता है। और अगर कोई ये भी नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है तो भाई ऐसे देख लो कि 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट, 6 का स्क्वायर 36 6 यूनिट डिजिट, इसमें 0 आएगा, आंसर एक ही आ सकता है, 28। ठीक है भाई, 9 नंबर पे आ जाते हैं। बड़े आसानी से सब अपन को समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी ऑफ ए जो है वो 30% ज्यादा है सैलरी ऑफ बी से। तो ए और बी बंदे हैं, यहाँ इनकी सैलरी लिख रहे हैं अपन, 30% ज्यादा है तो या तो 1310 लिख लो या 130 और 100 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर आना चाहिए बस। एक्सपेंडिचर बी का 20% ज्यादा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए से। तो 20% ज्यादा है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी अगर ये 5 है तो ये 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इन जीरो को हटा दो, रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मतलब कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अभी क्या बोला है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 3/4 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, यानी किसने क्या बोला कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है, बी का एक्सपेंडिचर ये जो 6 है, ये 3/4 टाइम्स है ए की सेविंग के। ए की सेविंग मेरे को नहीं पता कितनी है, मैं इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो ए की सेविंग मेरे लिए 8 आ रही है। और यहां पे देखा, मैंने आके चेक किया तो यहां पे भी मेरे को ए की सेविंग्स देखो 8 ही मिली है। यानी कि जो भी अपन ने डाटा दिया है वो एकदम से सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी मैंने ये जीरो काटी थी कि 13 में से 5, भाई टोटल मेरी तनख्वाह में से ये सैलरी है, एस का मतलब सेविंग मत समझ लेना, ये सैलरी है। अगर सैलरी में से एक्सपेंडिचर घटाता हूं तो सेविंग आती है, 13 में से 5 घटाया 8 आया। मेरे लिए भी एक ही 8 ही दे रखी है, मतलब मेरा डेटा मैच हो रहा है। कुछ भी सोल्व कर लेंगे अब अपन, तो यही डेटा यूज करेंगे। इसने क्या पूछा है, सेविंग ऑफ ए 8000 है, भाई 8 की वैल्यू 8000 है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000 आ गया अपना। तो ये पूछ रहा है सेविंग ऑफ बी क्या होगी, भाई 10 रुपए कमाता है, 6 उड़ा देता है, 4 रुपए बचा रहा है, 4 बचा रहा है, एक की वैल्यू 1000 थी, 4 की वैल्यू 4000 हो जाएगी। बड़ा इजी था, 4000 का मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर पे आ जाते हैं भाई, आज का सबसे भयानक क्वेश्चन। भयानक नहीं बोलेंगे लेकिन कंफ्यूज करेगा। एक बात तो है, ये है कि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, और दूसरी बात थोड़ा सा अटपटा भी है। ऑप्शन मैच कैसे नहीं हो रहा भाई, जिनने अगर आंसर निकाल लिया है, जिनका आंसर 96 आ रहा है, वो बिल्कुल खुश हो सकते हैं, आंसर यही है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अब अपन सोल्यूशन देख लेते हैं। जिनको समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है वो देख लीजिएगा ध्यान से। भाई एक बात बताओ मेरे को, 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से और 3 से, मतलब 6 के अंदर 2 और 3 होता है। 30 में क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। अब यहाँ पे भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि पहले आप 2 और 3 मतलब 6 वाले मल्टीपल निकाल लो और 30 वाले मल्टीपल निकाल लो, उसमें से घटा दो, क्षण में आ जाएगा। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, मैं दोनों बता देता हूँ आपको भाई कैसे करना है। जैसे देखो 6 बनाना है मेरे को इसके अंदर से, तो मैं क्या करूंगा, जैसे एक बार ये नंबर लिख लेते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 8, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2। इसमें से मेरे को 6 बनाना है, तो मैं एक 2 काम में ले लूंगा और एक 3 काम में ले लूंगा, हाँ या ना। तो अब मेरे पास में बच क्या जाएगा इस नंबर में से, मेरे पास बचेगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2, है ना। अब मैं इनका टोटल नंबर निकालूं कि ये हैं कितने, तो भाई अपन क्या करते हैं, पावर में एक एक ऐड करके और उनको गुणा कर लेते हैं। तो मैंने ये एक एक ऐड कर रहा हूं मैं इसमें, तो ये 4 आया, ये 8 आया, ये 5 आया और ये 3 आया। तो ये बन गया 8 पंजे 40, 40 दिए 120, 120 इंटू 4 करेंगे तो 480 आ गए। यानी कि 6 के जो डिविजिबल होने वाले नंबर है वो इतने हैं। अब अपन 30 वाले निकाल लेते हैं। तो भाई 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इससे अपना 30 बन जाता है, हाँ या ना। ठीक है, अब बचेगा क्या क्या इसके अंदर, 2 की पावर 3 बचेगी, 3 की पावर 7 बचेगी और
5 की पावर 3 बचेगी और 7 की पावर 2 बच जाएगी। भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 गुणा 8, एक-एक पावर में बढ़ा के लिख रहा हूँ बस, गुणा 4 गुणा 3, 8 चौके 32, 32 तिये 96, 96 इंटू 4 किया तो 9 चौके 36, 384 आ गया। भाई ये नंबर ऐसे हैं जो 30 से डिवाइड हो रहे हैं, ये नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, इनको घटाएँगे तो वो नंबर मिल जाएंगे जो 6 से डिविजिबल है लेकिन 30 से नहीं है। तो 480 में से 384 जाएगा तो 96 आंसर आ जाएगा। ये मेथड तो एकदम बेसिक था। अब अपन डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, एग्जाम में इतना बड़ा थोड़ी सोल्व करने जाऊंगा मैं। एग्जाम में बस अपन ये देखेंगे, आप इसमें से 30 बनने वाली हर एक चीज को हटा दो। तो मैं क्या करता हूं, जैसे देखो मेरे को एक बात पता है कि भाई मैं एक अगर 2 निकाल दूं, एक अगर 3 निकाल दूं, ठीक है। अब एक बार अंदर देखो आप क्या-क्या बच गया। 2 की पावर 3 बच गई, 3 की पावर 7 बच गई, 5 की पावर 4 बच गई, 7 की पावर 2 बच गई। तो भाई अब देखो इस नंबर के अंदर ऐसा क्या बचा जो मेरे को 30 और बना के दे सकता है अभी? भाई 5 की अगर कोई भी पावर आएगी जो 2 के साथ और 3 के साथ मिलके मेरे को 30 बना के दे सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 की सारी पावर्स को ही बाहर निकाल देता हूँ। लफड़ा ही खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, मैंने 5 की पावर बाहर निकाली, तो देखो अब मेरे पास में क्या बच गया? ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। अब भाई इनकी पावर्स को अपन काउंट कर लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो 3 + 1 4, 7 + 1 8, 2 + 1 3, तो 8 चौके 32, 32 तिये, फिर अपना 96 आंसर आ गया। आंसर 96 ही आना है, किसी भी मेथड से निकाल लो। ये जो ऑप्शंस हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है या फिर क्या पता क्वेश्चन के डेटा में कुछ ना कुछ हो। इस डेटा के साथ में तो आंसर यही आएगा। ठीक है भाई, 11 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि ये एक टेबल दे रखी है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एनरोल जो है वो 25% के लगभग ज्यादा, मोर भी वर्ड ध्यान रखना है, नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल से कौन से में ज्यादा है। इजी क्वेश्चन है भाई, कैसे करेंगे पता है? दो तरीके हैं इसको भी करने के। एक तरीका तो ये है कि आप 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, यानी इनमें से हर एक का 5/4 निकाल दो। अगर वो भी आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे कर लो कि जैसे देखो इनको घटाओ और घटा घटा के चेक करते जाओ परसेंटेज कितनी आ रही है, लेकिन उसके लिए आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ तरीका क्या रहेगा। भाई पहली बात तो नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा होने चाहिए, तो देखो बी वाले में तो नंबर ऑफ बॉयज कम है। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं अपन। बी वाले में तो देखो नंबर ऑफ बॉयज कम है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं पाएगा। आंसर तो ए सी डी ई में से होगा और ऑप्शन भी यही दे रखे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब देखो ये इससे कितना 80 और 40, 120 ज्यादा है कितने के ऊपर? 360 के ऊपर। अब इंटू 100 वगैरह लगाना का लफड़ा छोड़ दो। ये 1/3 आ रहा है, 1/3 की फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में तो 33.33 होता है। ठीक है, 33 से लिख रहा हूँ, पूरा लिखने की भी नीड नहीं है, मैं बताता हूँ। अब ये देखो फिर 100 ज्यादा है 300 पे, 100/300 करेंगे, 1/3 आएगा, फिर फ्रैक्शन 33.33% बन जाएगी। इसमें देखो भाई ये इससे 80 ज्यादा है 28 के ऊपर, 8/28 आएगा। 8/28 को आप 4/7 लिख सकते हो, सॉरी 2/7। और 2/7 की फ्रैक्शन क्या होती है? 28 पॉइंट कुछ कुछ होती है, क्योंकि 1/7 की 14 सही 2/3 होती है। ठीक है, और 420 से 340 में 80 बढ़ रहा है 340 के ऊपर, 80/340 करेंगे 8/34 आएगा, यानी 4/17 आएगा, मतलब 400/17 आएगा। नंबर पे आ जाते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 22 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर इज चॉइस, यानी कि 22 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर है, उनका एवरेज जो है वो चॉइस है। एक बात ध्यान रखना बस, जो भी ओड नंबर्स होते हैं ना कॉन्सेक्यूटिव, उनका जितना एवरेज होता है वही उसका जो एग्जाम बीच वाला नंबर होता है वो होता है। यानी कि जो मेरा नंबर है वो चॉइस है, इसके मेरे को अब 11 इधर नंबर लेने हैं, 11 इधर नंबर लेने हैं ओड वाले। भाई एक बात बताओ, इसके जस्ट अगला नंबर तो 25 होगा, जस्ट इधर वाला 23 होगा, इनसे मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को तो 11 नंबर तक देखना था। तो भाई इधर तो मेरा नंबर 45 आ जाएगा, इधर मेरा नंबर 3 आ जाएगा। बड़ा आसान था। अगर ये मेरे से और कोई सा, जैसे मान लो 22 की जगह पे ये मेरे से 20 नंबर दे देता, तो भाई एक एक कम कर देते इनमें से, उससे क्या फर्क पड़ जाना है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। इसने क्या पूछा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। इसका स्क्वायर करो, नो। 5 से एंडिंग करने वाला नंबर का स्क्वायर का तरीका बता रखा है मैंने। क्या? कि 4 के बाद क्या आता है गिनती में? 5 आता है, तो 4 को 5 से गुणा करो 20 और इस 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। भाई इसने क्या पूछा है मेरे से? इन दोनों का सम पूछा है, जोड़ पूछा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 2034, अपना आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर पे आ जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? भाई देखो कितना डरावना सा वर्ड लिख रखा है कि एन्चेंटेड रेल्म ऑफ किंग, पता नहीं क्या। लेकिन नहीं है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला तो। कि एक जादूगर ये जो भी दे रखा है उससे अपन को मतलब ही नहीं है। टावर पी और टावर क्यू है, वो है भाई। इधर टावर पी बना लिया, यहाँ टावर क्यू बना लिया। इसने बोला कि हाफ वे में खड़ा है एकदम इनके, यानी कि एकदम बीच में खड़ा है। मतलब ये दूरी अगर ए है तो ये दूरी भी ए है। अब इसने क्या बोला
कि ही नोटिसेस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। भाई ये P है, ये Q है। इसने देखा कि टॉप ऑफ टावर Q का तो 30 डिग्री है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और P वाले का 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है अपन से, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टावर P डेप्थ ऑफ Q इज। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। जैसे देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन सेम पहले आ चुका है, उसमें ये राजा रानी की कोई कहानी नहीं थी, उसमें डायरेक्टली था। जब भी अपन ने 3:1 आंसर निकाला था, मेरे तो मेमोराइज भी है वो। बाकी तरीका देखते हैं क्या है कि भाई जैसे देखो 60 डिग्री दे रखा है, अगर मेरे को टेन थीटा लगाना है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, एक बार डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम में इतना नहीं करना होता है, ठीक है। मान लो इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा लगाता हूं, मतलब टेन 60 लिखता हूं, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h1 अपॉन a आएगा। टेन 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। अब भाई मैं यहां से क्या करता हूं कि h1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a आ जाएगी, हाँ या ना। तो h1 आ गया मेरा √3a। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसको जब आप सोल्व करोगे तो टेन 30 लिखना पड़ेगा इस बार, तो इसकी वैल्यू a अपॉन √3 आ जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। अगर कोई लगा के देखना चाहता है तो भाई वो टेन 30 लिखो, h2 अपॉन a आ जाएगा, ये 1 अपॉन √3 होता है, यहाँ से h2 अपॉन a आएगा, h2 की वैल्यू निकालूंगा, a अपॉन √3 आनी है। ये डायरेक्टली भी दोनों लिख सकते हैं अपन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल लेते हैं। इसने क्या बोला, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टावर P टू दैट ऑफ Q इज, तो इन दोनों की हाइट्स का रेशियो निकालना है। भाई इसकी हाइट तो √3 है, इसकी हाइट कितनी है, a अपॉन √3 है, तो a अपॉन अब √3 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, a से a कट गया, √3 इंटू √3 3 बन गया, 3:1 अपना आंसर आ जाएगा। आंसर वही आना था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर पे आ जाते हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है भाई, डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना एग्जाम में, सिर्फ आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसने क्या बोला कि एक जो मिनट हैंड है वो मान लो 15 सेंटीमीटर का है, तो ये पूरा ही मान लो इसको, और एक रेडियस बना दो इसको, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये 15 रेडियस हो गई। इसने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस ये कितनी कवर करेगा मिनट हैंड 12 मिनट के अंदर। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर ये पूरी दूरी कवर कर लेता, यानी ये 2πr की दूरी कवर करता, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस परिधि तो हो जाएगी ना वो, लेकिन ये 2πr तो जब कवर करता जब वो पूरा 60 मिनट चल लेता, यानी 2πr जो वैल्यू है वो 60 मिनट की है, पर मेरे को तो किसकी चाहिए, 12 की वैल्यू चाहिए। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी वैल्यूज रखो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा भाई, 2 इंटू पाई के टर्म्स में आंसर लाना, तो पाई रख मत देना यहाँ पे, आर मेरा 15 सेंटीमीटर दे रखा है, बटे 60 और गुणा 12, 12 से 60 5 बार कट गया, 5 से 15 3 बार कट गया, 3 दूनी 6 पाई अपना आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ 15 नंबर पे। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको स्टार मार्क क्वेश्चन करेंगे अपन, सोल्व हो जाएगा पहली बार में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या करना है। इसने क्या बोला, गेन परसेंटेज निकालना है। अगर जो अंडे हैं वो 6 खरीदे जाते हैं 1.20 रुपए के लिए, और 5 खरीदे जाते हैं 1.15 के लिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। भाई दो तरीके हैं, एक तो एकदम से बेसिक है, बेसिक से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है, रिकमेंडेड नहीं है भाई। मैं बता देता हूँ एक बार, लेकिन ओवरव्यू हर एक चीज का देते हुए चलूंगा, क्योंकि बहुत बार ट्रिक्स जो होती हैं वो एग्जाम में मतलब अपन को मतलब स्ट्राइक नहीं करती हैं, तो भाई बेसिक तो ध्यान होना चाहिए। तो देखो, 6 अंडे खरीदे इसने 1.2 रुपए के लिए, एक अंडा कितने का खरीदेगा, 1.2 बटे 6 रुपए का, हाँ या ना। अब सेकंड कंडीशन पे आओ, 5 अंडे खरीदे इसने 1.15 रुपए के, 15 पैसे के, और एक अंडा कितने का खरीदेगा, 1.15 बटे 5। भाई यहाँ पे भी मेरे पास में एक अंडे की प्राइस है, यहाँ पे भी है, इजीली कैलकुलेट करके प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो निकाल सकते हैं, पर ये नहीं करना एग्जाम में। अब पता है करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अपन ऐसा करेंगे, अपन देखेंगे कि इसने 6 अंडे लिए 1.2 रुपए के। अब अगली कंडीशन लिख लेते हैं, अगली में इसने क्या बोला है कि इसने बेचे हैं 5 अंडे 1.15 रुपए के लिए। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि अंडों की जो संख्या है वो सेम कर लूं, कि जितने खरीदे अंडे उतने ही बेच दिए उसने। तो ये सेम बनाने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से गुणा, नीचे वाली इक्वेशन को 6 से गुणा, यहाँ भी 30 बन गए, यहाँ भी 30 बन गए। तो अब मेरे को आइटम से तो मतलब नहीं है, मेरे को पैसे से मतलब है। 5 गुणा 1.2 करूंगा तो भाई देखो 12 पंजे 60 होता है, 1 पॉइंट से 0 उड़ेगा, 6 रुपए में खरीदे। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 6 पंजे 30 का 0, 3 कैरी लगी, 11 छिंग 66 और 3 69, एक पॉइंट से मतलब 6.9 आ जाएगा ना, बेसिकली ये बात ये है, ठीक है। तो अब 6 से 6.9, भाई 0.9 का फायदा कमा रहा है 6 रुपए के ऊपर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, इस पॉइंट से तो ये 0 कट गई, 3 से काटा 3 बार, 2 बार, 2 से 10 कट गया, 5 दिए 15, 15% का फायदा कमा रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं लगी। 16 नंबर पे आ जाओ, ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आज के पेपर में लिटरली बता रहा हूँ
2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया है, रिमार्केबल क्वेश्चन है, मार्क करके रख सकते हो और दोबारा से इनको एग्जाम में जाने से पहले जरूर सॉल्व करके जाना, जब भी इनका कोई फायदा मिलेगा आपको। इसमें क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है पीक्यूआर, ये ट्रायंगल है भाई, है ना? ट्रायंगल पीक्यूआर में तीनों साइडें बराबर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, ये आर आ गया। इसने बोला पीक्यूआर के अंदर ये ओ एक जो है वो इसका पॉइंट इंटीरियर अंदर है, जो इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर। ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है और ये ओ जेड है। ठीक है भाई, तीनों की इसने दूरी भी दे रखी है, ये 3√3 है, ये 5√3 है और ये 4√3 है। इतना एग्जाम में नहीं करना है भाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए जाते हैं। आप एग्जाम में ऑब्वियसली इतना करोगे तो कितना टाइम खा जाओगे, दिमाग में चलनी चाहिए चीजें। इसने क्या पूछा है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी की वैल्यू बतानी है जोड़ करके। अरे भाई जब बताएंगे जब पता चलेगी, तीनों बराबर हैं, एक भी पता लग जाएगी तो इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अब वो एक भी कैसे पता लगेगी, ध्यान दीजिएगा। मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप इसको यहां पे मिला दो और इसको यहां पे मिला दो तो एक ये देखो व्हाइट वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जिसमें ये 90 डिग्री पे है। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे को इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये जो मैंने अभी बनाया वो, ठीक है, एक अब 2 अलग कलर से बना देता हूं मैं। एक ट्रायंगल दिखेगा मेरे को ये वाला और एक ट्रायंगल दिखेगा मेरे को ये वाला। इन तीनों ट्रायंगलों का एरिया निकाल के अगर जोड़ दूंगा तो वो टोटल ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। बस यही चीज अपन लगाएंगे और इजीली अपना आंसर आ जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल बार बार मैं ट्रायंगलों के नाम नहीं लिखूंगा, पी क्यू ओ का एरिया लिख रहा हूं। तो वो क्या आएगा, एरिया, एरिया भी लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, ये भी छोड़ो, डायरेक्टली लिख देते हैं हाफ इंटू बेस कितना है मेरा पी क्यू, और हाइट इसकी कितनी है 3√3। मेरे को एक बात बताओ, अब मैं इस जो हरा मार्क किया है मैंने, इस ट्रायंगल का एरिया लिखूंगा तो फिर हाफ आएगा भाई, क्यू आर आएगा। क्यू आर तो लेकिन मेरा पी क्यू के बराबर ही है, तो मैं पी क्यू ही लगा दूंगा। हाइट कितनी आएगी 5√3। अगर किसी किसी को चमक रहेगी अपन क्या करने वाले हैं, तो वो भाई अभी भी पॉज करके कर सकता है, देरी नहीं हुई है। ठीक है, खुद कर लेते हैं चीजें तो दिमाग में रहती हैं। अब भाई इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी हाफ इंटू पी क्यू इंटू 4√3 आ जाएगा। कायदे से तो अपन को इतना भी नहीं लिखना चाहिए था, हाफ पी क्यू पहले ही अपन कॉमन निकाल लेते और बाकी के साइड्स को डायरेक्टली जोड़ लेते। ठीक है भाई, अब ये बराबर किसके होगा, पूरे ट्रायंगल के एरिया के। पूरा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड तो मेरी मैं पी क्यू ही ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं पी क्यू ही लेता हुआ आया हूँ, ये कर दिया मैंने। अब ये बताओ इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। भाई मैंने क्या किया, हाफ पी क्यू को मैंने कॉमन निकाल लिया। देखो 3 और 5 8 और 4 12√3 जुड़ के आ गया, बराबर किसके हो जाएगा, √3/4 पी क्यू के स्क्वायर के। हाँ या ना, पी क्यू से पी क्यू कट गया। बाकी की चीजों को सोल्व करेंगे, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, √3 से √3, 12 दूनी कितना हो जाएगा। अब देखो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2 24। भाई चॉइस तो एक साइड आई है, इसने चॉइस प्लस चॉइस प्लस चॉइस पूछा है, यानी चॉइस गुणा 3 करेंगे, 72 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बड़ा इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैंने स्टार मार्क लगवाया है। ध्यान रखना भाई, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से निकाल लेना। ठीक है, 17 नंबर पे आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो इसका स्क्वायर करना है और इसका देखो मैं बताता हूँ क्या है भाई, जिनको नहीं पता है उनके लिए एक बार अपन पूरा सोल्व कर देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं बहुत बार जैसे क्वेश्चन डायरेक्टली करा देता हूँ तो फिर बार बार वो कमेंट करते हैं, चैट में आके पूछते हैं टेलीग्राम पे, तो भाई डिटेल में इसीलिए मैं बता देता हूँ, कोई है नहीं, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 बन जाएगा। अब भाई ए बी की वैल्यू तो 4 पता ही है मेरे को, तो 4 दूनी 8, 8 उधर जाके घट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। पर इतना करना नहीं होता है आपको एग्जाम में, एग्जाम में पता है क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, इसका दुगुना घटा दो, बस इतना ही करना होता है। ठीक है भाई, 4 का मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा। 18 नंबर पे आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी ये तो पता ही है अपन को कि चोर पुलिस के क्वेश्चन तो हर बार आते ही आते हैं, तो ये तो वैसे भी अपना बहुत अच्छे से कर रखा होगा आप सबने। ठीक है, एक थीफ है, वो मतलब जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, थोड़ी दूर भागने के बाद में थीफ जो है वो 50 मीटर आगे था। ठीक है भाई, ये बना लिया अपन ने, यहाँ थीफ था, यहाँ पुलिस था, थीफ इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रहा है। ऑब्वियसली पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी, देखो इसने दे भी रखा है कि पुलिस की स्पीड 14.5 है और मीटर पर सेकंड है भाई, ये ध्यान रख लेंगे अपन, इसके 9.5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ये बोला इसने कि दोनों के बीच में 50 मीटर की दूरी थी। ठीक है भाई, तो इसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिस इज 145 किलोमीटर। अरे नहीं भैया जी, ये वाली चीज तो सोल्व किए बिना दिमाग में चमक जानी चाहिए कि अगर मीटर पर सेकंड में और इनमें सब दे रखा है तो किलोमीटर में तो भाग ही नहीं सकता, इतनी दूर कैसे चला जाएगा वो, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है थोड़ी सी दूर में ही पकड़ लेगा। बाकी फिर भी अगर चाहो तो सोल्व कर सकते हो, और सोल्व कैसे करेंगे,
कि भाई 50 मीटर की दूरी तय करनी है। स्पीड किससे? देखो मैंने आज एक पहले भी क्वेश्चन आया था कि जब भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं जब तो स्पीड जुड़ती है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड घटेगी। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे अपन स्पीड को, यानी 5 की स्पीड से भागेंगे, यानी 10 सेकंड में पकड़ लेगा। 10 सेकंड में के लिए तो इसने दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय 10 सेकंड है। दूसरा तो सही है, पहले पे आओ। भाई पुलिस द्वारा कितनी दूरी तय करी गई है? देखो पुलिस की स्पीड 14.5 मीटर पर सेकंड है, और ये तो स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम करता हूं तो दूरी आ जाती है 10 सेकंड के अंदर। देखो एक पॉइंट से एक जीरो उड़ा दोगे, 145 मीटर ही भाग पाएगा, इसने 145 किलोमीटर दे दिया। कैसे हो जाएगा वैसे ही? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ओनली सेकंड इज ट्रू, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है भाई, 19 नंबर पे आ जाते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल का और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेशियो देखा है 9:4, यानी आर रेशियो ए, ऐसा ले लेते हैं 9:4। इसने बोला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2πr। 2πr दे रखा है इसने 198/7। ठीक है भाई, वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 इंटू पाई भी रख ही देते हैं क्योंकि 198 से कट जाएगा वो। ठीक है ठीक है, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। अब 9x लिख दो चाहे 9 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9x लिख देते हैं, एक ही बात है। 198/7 आ जाएगा। ये तो कट गए। 22 का ये 9 गुना होता है, ये ध्यान रखना है भाई, बहुत बार काम आता है ये वाली चीज। ठीक है, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि रेडियस अपनी 9/2 और a अपनी 4/2। अब अपन को आगे चल लेते हैं, एक बार क्या पूछा है बाद में सोल्व करेंगे इनको। इसने क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताना है। अरे भाई ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई? 2। पेरीमीटर क्या होता है? क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यानी 3a हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 मतलब 6 आ जाएगा। 6 का मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी था भाई। 20 नंबर पे आ जाते हैं। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से देखो, शायद तीसरे चौथे क्वेश्चन पे मैं बोल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, और सीरियसली अच्छे हैं ये वाले। इसने क्या बोला? एक सेमिनार में 120 एस्पिरेंट है, पार्टिसिपेंट है, इनमें से 85 तो मॉर्निंग सेशन में आए, 70 वाले आफ्टरनून सेशन में आए, और 20 आए ही नहीं, कोई समय नहीं आए। अगर डायग्राम भी बनाना चाहते हो तो अपना इस तरीके से बन जाएगा कि 85 सुबह आए, 70 शाम को आए, 20 आए ही नहीं। ये पूछ रहा है कितनों ने दोनों सेशन अटेंड किए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। भाई बड़ा सा फॉर्मूला लगा दो, लगाना है तो फॉर्मूला, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों फालतू में फॉर्मूले में कंफ्यूज होना है और इतना लिखना है? डायरेक्टली दिमाग में एक चीज सोचो कि भाई 120 बंदों ने पार्ट लिया है, जिसमें से 20 आए ही नहीं है, यानी कि 120 में से अगर मैं ये 20 बंदे घटा दूंगा, यानी 100 बंदे ऐसे बचेंगे जो कि आए हैं। अब चाहे एक में आए चाहे दोनों में आए, इतना पता लग गया कि ये पक्का आए हैं। ठीक है, अब देखो ये 85 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ मॉर्निंग में आए, ये 70 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ आफ्टरनून में आए। अगर मैं 85 और 70 को जोड़ता हूं तो 155 आता है, यानी ये 155 बंदे ऐसे हैं जो एक एक सेशन में आ रहे हैं, सिर्फ चाहे सुबह है चाहे दोपहर में है। ये बंदे ऐसे थे जो एक में, दो में, कितने में भी आ सकते थे। अगर मैं इनको घटा दूंगा तो सिर्फ एक में आने वाले में से अगर मैं ये घटा देता हूं तो 55 बंदे बचेंगे, यानी ये पक्का है कि ये दोनों सेशंस में आएंगे। इसने यही पूछा था, 55 अपना आंसर आ जाएगा। और मतलब इतना कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली आप 120 में से 20 घटाया, 85 और 70 को जोड़ के उसमें से वो घटाया, आंसर आ गया। किस नंबर पे आ जाओ? 4-5 क्वेश्चन बताते हैं, इजीली हो जाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सीरियसली बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि पता है कैसे, जो दिमाग नहीं लगाए वो डर जाएगा कि भाई पावर 10 है, पावर 15 है, कैसे होगा। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। या तो आप जैसे इस टर्म को स्क्वायर वाला मान के और क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो, चलो यही लगा लेते हैं अपन, बाकी फालतू में नहीं घुस रहे हैं। देखो पता है क्या करना है, यहाँ x की पावर 5 है, y की पावर 5 है ना, x की पावर 5 को आप a मान लो और y की पावर 5 को b मान लो। मतलब ये सिर्फ आपके मैं सॉल्यूशन के लिए इजी बनाने के लिए a और b मान रहा हूँ, वैसे मानने की भी नीड नहीं है। तो देखो x की पावर 10 करना है, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। भाई 5 का दुगना है 10 पावर की पावर, है ना, तो a का स्क्वायर प्लस y की पावर 10 का मतलब b का स्क्वायर बराबर क्या है? a b है। अब मेरे को क्या चाहिए भैया जी? एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, ये x की पावर 15 और y की पावर 15 है, यानी मेरे को क्या चाहिए? a का क्यूब प्लस b का क्यूब चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि पावर 15 का मतलब इसका गुणा 3, पावर 3 करूंगा, इसका भी पावर 3 करूंगा, इधर भी पावर 3 3 हो गया। अब ये कैसे निकलता है? बड़ा इजी है। एक चीज बता देता हूं मैं, इसका फॉर्मूला होता है, अब यहां से भी 2-3 तरीके, हर एक चीज का बहुत सारे मेथड होते हैं, जो आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। भाई या तो आप यहां से क्या करो, इसका a प्लस बी की वैल्यू निकाल लो यहां से, या फिर आप यहां से इसका पावर 5 करके पावर 3 पे आ जाओ, या फिर सबसे बेस्ट मेथड है
कि आप एक चीज़ देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है? उसके अंदर एक टर्म आती है अपनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। भई आप ये देखोगे, मतलब इसके अंदर यहाँ पे भी आता है, ए प्लस बी आता है, लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, इसको इधर लाएँगे अपन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। भई यहाँ पे 0 आएगा, अब ये किसी भी चीज़ के साथ में गुणा हो, आंसर तो 0 ही आना है लास्ट में, 0 टिक कर देंगे। क्यों वेस्ट करना है टाइम पूरा फॉर्मूला लिख के या सब कुछ सॉल्व करके? टिक करो, आगे बढ़ो। भाई इस नंबर पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये बताना है कि किसके बीच में लाई करती है। सॉल्व कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ गया 43/7, भाग को मैं गुणा में बदल लूँगा। ये 29/14 है, तो 14/29 लिख दो इसको डायरेक्टली। गुणा है 2/7 और गुणा है, अब इसको मैं सॉल्व करके लेके आता हूँ। भाई देखो ये क्या बनेगा, 10 - 2 यानी 8/5, तो ये बन गया 8/5 है, 8 नीचे लिखो, 5 ऊपर लिख दो। ये 2 बार कट जाएगा, ये 5/2 बन गया, यानी क्या आ गया 15 + 5/2, ये बन जाएगा 35/2, यानी यहाँ आ जाएगा 35/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो। देखो 7 से 14 को काट दो 2 बार, ठीक है? 7 से 35 को काट दो 5 बार, इस 2 से ये 2 को काट दो। 43 × 10 बन जाएगा 430 और बटे आएगा 29। अब भाई इतना बड़ा भी सॉल्व नहीं करना है, पता है, इसको अप्रोक्सीमेट ले लो, क्योंकि बिटवीन पूछ रहा है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 430/30 मान लो, 29 को मैंने 30 बना दिया, ये 43/3 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 14 पॉइंट कितना आएगा, जैसे देखो 14 × 42 होता है, आगे 10 बचेगा, 14.33 आएगा। तो भाई जो भी मेरा आंसर है वो थोड़ा सा इससे छोटा, यानी 14.2 के लगभग आ जाएगा, उससे मैटर नहीं है। आप ये देखो कि कौन से के बीच में आ रहा है। भाई क्या इनके बीच में है? नहीं। इनके बीच में नहीं, इनके बीच में नहीं, सिर्फ इन्हीं के बीच में आएगा, चाहे कितना भी आए। आंसर तो यही है, तो सी ऑप्शन टिक कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 23 नंबर पे आ जाते हैं। फालतू क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा इसमें, बस ये पूछा है कि अंतर क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द राइस इन द ईयर 2019 और 2022 में। 19 ये रहा और 22 ये रहा। अब अंतर भी है ना, इनको पूरा जोड़ के घटाने की वजह ज़्यादा बेटर, पता है मैं क्या मानता हूँ, कि आप इनको एक-एक जो घटा रहे हो ना, वो घटाओ और लिखते जाओ। जैसे देखो 12.4 और 16.5 को, ये 16 है भैया ना, 16.5 को अपन घटाते हैं तो 4.1 आता है, मैंने 4.1 लिख दिया। अब देखो 9.8 से 16.7 को घटाते हैं अपन, तो कितना आता है? यहाँ 0.9 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऐसे लिखते जाओ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पूरा जोड़ो, फिर पूरा जोड़ो, फिर पूरा घटाओ, नहीं भाई। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ये तो सिर्फ 0.8 ही आएगा। और ये वाला कितना आ जाएगा, ये तो आएगा 8 से कितने पे जाना है, 17 पे, यानी 9 आएगा और 3.9 आ जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा ईज़ी था माइनस करना। अब इनको जोड़ना भी बड़ा ईज़ी है। कैसे? देखो, ये तो 11 बन गया, इतना ही, ठीक है। 11 के बाद में 12 13, 14 15 16, 16 के बाद में 16 में कितना जुड़ेगा, 9 और 8 17, 18 19 20 और जुड़ जाएगा, यानी ये 18 ही आ जाएगा। 18 का मतलब 18,000 हो जाएगा, क्योंकि इसने इन थाउजेंड दे रखा था, यानी 18,000 अपना इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चल लेते हैं 24 नंबर के ऊपर। 24 नंबर में क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है अपन को, TUVW, जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये मैंने सर्कल बनाया, इसमें क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है भाई, जैसा बोल रहे हैं वैसे करते जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल है TUV और W। आगे क्या बोल रहे हैं कि इसका जो सेंटर है वो K है, सर्कल का सेंटर K है। WKV एंगल 78 डिग्री है, WKV 78 डिग्री है। देखो भाई, जिन्होंने क्वेश्चन देखा है उनके लिए मैं डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर बता देता हूँ, ये और ये लिखने की नीड भी नहीं है। इसने बस अपन से इतना पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WTV। WTV WTV की वैल्यू पूछी है। अपन को पता है कि किसी भी एक कोड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस पे एंगल पे, यानी ये आधा हो जाएगा, तो 78 का आधा 39 अपना आंसर आ जाएगा। बाकी इन दोनों एंगल्स का आप एक बात बताओ, कोई काम है क्या? जैसे KVU एंगल दे रखा है, KVU, इस एंगल का कोई नीड है? नहीं है। VTU, VTU, इस एंगल का कोई काम है? अरे नहीं है, वो फालतू में अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ाएंगे, वो 180 डिग्री वाले से जाओगे, वो मेथड पे जाना ही नहीं है। छोटा सा फॉर्मूला, एक जो कोड होती है, छोटी सी थ्योरम होती है, सेंटर पे एंगल डबल सबटेंड करिए करती है सर्कमफ्रेंस का, यहाँ 39 आ जाएगा, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है भाई, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, फालतू सा क्वेश्चन है ये तो। करना क्या है इसके अंदर, देखो इसने क्या बोला है कि हाउ मेनी हॉस्पिटल हैड पेशेंट एडमिशन इन 2024 दैट एक्सेड द एवरेज नंबर, कि मतलब इसका एवरेज निकालो और फिर ये चेक करो कि कितनों का इसके एवरेज से ज्यादा है। भाई इनको जोड़ना है, जोड़ने के लिए आप थोड़ा सा फास्ट मेथड लगाया करो। जैसे देखो मैं बताता हूँ, पहले
इनके हंड्रेड्स वाली वैल्यू को जोड़ लिया करो। जैसे देखो 600 और 500 1100, 1100 और 400 1500, 1500 और 200 1700 और एक 1800। 1800 मोटी-मोटी वैल्यू आ गई, अब छोटी वाले को जोड़ लो। वो भी भाई कैसे जोड़ना है, देखो 55 और 50 कितना हो गया 105, यहाँ लिख दो। अब देखो 58 और 17 कितना हो जाएगा, 58 और 7 होता है 65 और 10 75 हो गया, 75 और 20 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 95। अब देखो ये 200 बन गया, 1800 और 200 2000 आ गया। लेकिन इसने क्या बोला 2000 का एवरेज लो, भाई 5 साल है, एवरेज लेंगे तो 400 आ जाएगा। तो बस इसने ये बोला कि इसमें 400 से बड़ी कौन-कौन सी वैल्यू है, 1 है, 2 है और 3 है। यानी कि 3 के हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आज का अपना पूरा पेपर खत्म होता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे आज के पेपर के। थोड़ा-सा अपन ये भी बोलेंगे कि मॉडरेट टू हार्ड के बीच में बोल सकते हैं। थोड़ा-सा हार्ड की तरफ ही ज़्यादा था। टाइम टेकिंग भी था, कुछ-कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी थे, लेकिन मतलब इतना कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं था। होने लायक सारे क्वेश्चंस थे और एक वो 96 वाला क्वेश्चन भी थोड़ा-सा भाई ध्यान दे लेना। बाकी अब ये अपने बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। इनके अंदर सबसे बढ़िया प्लेलिस्ट जो काम की है आपके लायक वो ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली है। इसको प्लीज़ जाके एक बार देख लेना। मतलब काफ़ी सारे फ़ॉर्मूले या फिर ऐसी छोटी-छोटी ट्रिक्स मिलेंगी जिससे आप कैलकुलेशन को फ़ास्ट कर सकते हो। और बाकी ये पीटीएस वाली सीरीज़ तो अपनी कंप्लीट हो गई है भई, सारे पेपर करवा दिए मैंने सॉल्व। बाकी ये पंडित वाली है, ये सारे आप जाके चेक कर लेना, ठीक है? इसी तरीके से अपन मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।